नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे आप लोग। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने शिक्षा सिद्धांत के अलावा प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में पढ़ा, न्याय के बारे में पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो आज का जो हमारा सेशन है ये शिक्षा सिद्धांत के बारे में। अरे भाई साहब, ये प्लेटो ना बहुत अजीब इंसान था। देखिए, आप इसकी थ्योरी में भी हम आपको बताते हैं, आपको पता चलेगा। जब क्या हुआ ना कि ये एक्चुअली में यहाँ का रहने वाला नहीं था। ये हमारे बिहार में अगर होता ना तो इसको पलटो पलटो लोग कह के लोग बुलाते। इनको कुछ नहीं फोड़ा तो क्या किए, बैठ के शिक्षा सिद्धांत लिखने लग गए, समाज शास्त्र लिखने लग गए। ऐसा ऐसा कहानी लिख दिए कि ससुर आज हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब पढ़ना पड़ रहा है तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ससुर के नाती ने क्या किया है। चलिए देखते। प्लेटो की अगर हम बात करें ना तो ये कहाँ का रहने वाला था। ये सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ का रहने वाला था, हालांकि ऐसा पूछेगा नहीं, आप आंसर राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इस तरह के जो क्वेश्चन है प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, तो ये एग्जाम में जो पीसीएस एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गया या मगध यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसके जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का जो अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, तो उसमें पूछे जाते हैं ये प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में, न्याय सिद्धांत के बारे में और अरस्तु वगैरह के बारे में। अरस्तु इनका ही शिष्य था और ये ऑलरेडी शुक्रात के शिष्य थे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। इनका जो जन्म हुआ था एथेंस में हुआ था और कुलीन परिवार में हुआ था। और इनका वास्तविक नाम अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं, अरिस्टोक्लीन था। इनको तो हमें लगता है कि इनको बिहार भेज देना चाहिए था भाई साहब। इनका नाम प्लेटो कोई बोलता ही पलटो पलटो करके बुलाता। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत क्या था। इनको काम धाम था नहीं तो इन्होंने क्या करा, शिक्षा दे दिया। चलो कि भाई ऐसे ऐसे शिक्षा होना चाहिए। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। देखिए, प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में कहता है कि राज्य के समस्त नागरिकों को सामंजस्य रहना चाहिए। अब देखिए, अब जहां पे रह रहे थे एथेंस में इतनी अराजकता फैली हुई थी कि लोग वहां पे जो है ना बाकी सारी चीजों को भूल गए थे। और वहां का भाई सब विधि ऐसा था, विधि विधान ऐसा था, वहां रहने का सिस्टम इतना खराब था कि भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। तो अब प्लेटो के ही चुला रहा था कि भाई कुछ लिख दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। तो इन्होंने लगातार कितने, लगभग 36, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 36 बुक लिख दिया। उसमें से एक बुक इनका बहुत प्रसिद्ध हो गया जिसका नाम रिपब्लिक था। और इसी रिपब्लिक में इन्होंने आदर्श राज्य बताया, दार्शनिक राजा, ऐसा राजा बता दिया साले कि मतलब अजीबे हो गया। ऐसा राजा का मतलब अब सोचे ना, ऐसा किताब लिख दिया ही कि लास्ट में किताब लिखते लिखते अपने बोलता है अरे ससुराई का लिख दिए। और का लिख दिए के बाद का लिखते हैं लास्ट में कि ऐसा जो राज्य है ये सिर्फ स्वर्ग में हो सकता है। अब बताइए, जब तुमको पता है स्वर्ग में हो सकता है तो काहे अप्लाई कर रहे हो उधर पृथ्वी पे यार। मतलब फालतू में पढ़ने के लिए हो गया हम लोग। देखिए, कहता है कि राज्य के समस्त नागरिकों में सामंजस्य रहना और अपने सर्वधर्म का पालन करना न्याय है। अब देखिए, स्टार्टिंग से न्याय पूरा फिलोसफर देने लगा कि भाई न्याय क्या है, तो क्या बोलता है कि अपने सर्वधर्म का पालन करना। अब ये इतना बकलोल था कि हर आदमी को सीमित कर देता था। हर आदमी को बोल देता था कि तुम शासन में जाएगा तो तुम शासन करेगा। तुम जो सोचेगा कि हम ये इधर सैनिक का काम देख लें या फिर हम उत्पादक वर्ग का काम देख लें, सो नहीं होगा। अब बताइए, ऐसे कुछ होता है क्या। अब मान लिए कि अपने यहाँ क्या होता है, आज भी हमारे यहाँ देखिए लोग क्या होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है। बिहार को तो जाना ही जाता है मल्टी टैलेंटेड गाय के नाम से। अब मल्टी टैलेंटेड मतलब क्या होता है, एक पर्सन कई सारा काम कर सकता है। लेकिन प्लेटो के हिसाब से नहीं, तुम अगर बर्तन बना रहे हो तो तुम बर्तन बनाने वाला ही रहेगा जिंदगी भर, तुम उसके ऊपर सोच ही नहीं सकता है। अब ऐसा सोचने वाला आदमी को हम लोग पढ़ रहे हैं, नसीब है। देखिए, कहता है तो प्रश्न यह उठता है कि यह सामंजस्य किस प्रकार उत्पन्न किया जाए और किस प्रकार व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन के लिए बाह्य किया जाए। ठीक है, कहता है एक ध्येय की प्राप्ति के लिए वह दो साधनों शिक्षा तथा साम्यवाद की व्यवस्था करता है। अब इसका साम्यवाद थ्योरी जानिएगा ना तो आप लोग भी दो आशीर्वाद इसको आराम से दीजिएगा। कहा कि शिक्षा तक तो ठीक है, चलो भाई शिक्षा में थोड़ा सा अच्छी भी बात का है, कुछ खराब भी कहा, लेकिन शिक्षा में थोड़ा मोड़ा एक दो बात आप लोगों को पसंद आएगा। लेकिन इसका साम्यवाद पढ़िएगा ना तो लगेगा इसको भर पेट मारे। अभी क्या किया है, साम्यवाद में कहता क्या है कि देखिए कुछ बात क्या कह रहा है कि जो इसमें इसका दार्शनिक राजा होगा, यानी कि इसके जो आदर्श राज्य को चलाने वाला सबसे मुख्य प्रतिनिधि होगा, कहता है कि वो शादी नहीं करेगा, कहता है कि वो कपड़ा नहीं पहनेगा, उसके पास अच्छा घर नहीं होगा, अच्छा खाना नहीं खाएगा, उसका अपना हित भी राज्य के हित में रहेगा। और ऊपर से उस जो बना रहा है आदर्श राज्य का जो अपना सबसे मुख्य आदमी को बना रहा है दार्शनिक राजा को, उसको 50 साल तक पढ़ाएगा। कितना साल, 50 साल तक। देखिए पगला ही ना गया है जी। और ऐसा आदमी को उठा के दे देगा पढ़ने के लिए। ये सब एग्जाम में ज्यादा पूछ देता है। इससे बढ़िया हम लोग से पूछो भाई, हम लोग के यहाँ कम था, हम लोग के यहाँ कम विद्वान हुए थे ना। प्लेटो का पूछेंगे, अरस्तु का। देखिए प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक, हाँ यही ग्रंथ है जो सब बवाल किया हुआ है, समझे। रिपब्लिक में शिक्षा के संबंध में अत्यंत विस्तार पूर्वक लिखा है। इस कारण रूसो ने इसे राजनीतिक शास्त्र नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ मानता है। अब देख लीजिए भाई, अब ये रूसो भी आ गए तेज बनने के लिए। इसको क्या कह दिए,
रिपब्लिक को क्या क्या संज्ञा दे दिए, कहे कि राजनीतिक शास्त्र नहीं है, क्या है, शिक्षा शास्त्र है। अब ये भाई कुछ और महान है। अब देखिए, अब बारकर साहब भी आगे कूद के, बारकर साहब क्या बोल रहे हैं कि इनके शब्दों में शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। अरे भाई साहब, कितना मानसिकता आपका डेवलप्ड है, हमको तो इन्हें समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या कहता है, एक आदर्श राज नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है। क्या कहते हैं कि एक आदर्श राज नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र, देख लीजिए भाई साहब का वर्ड, श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है, और नागरिकों के चरित्र को ढालने का ढालने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव है। चलिए मान लेते हैं, ये बात थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य है कि आत्मा को उस परिवेश में लाना जो उसके विकास के प्रत्येक अवस्था में उसके सर्वांगीण विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हो। ये भी लाइन थोड़ा ठीक लग रहा है, कहना यहाँ पे सही है थोड़ा, कि मतलब शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आदमी जो है उसका सर्वांगीण विकास हो, हर चीज का विकास हो। अब देखिए यहाँ खुदे बोल रहे हैं कि सर्वांगीण विकास हो, आगे देखिए खुदे कैसे अंग छांट देंगे इंसान का। अब कहता है प्लेटो के समय में 2 प्रकार की शिक्षा पद्धति थी, प्रचलित थी। कौन सा, एगो एथेंस, एगो स्पार्टा। भाई स्पार्टा का तो बात ही मत कीजिए, स्पार्टा इतना खतरनाक ग्रुप था जो अकेले इसका छोटा मोटा ग्रुप 100-200 आदमी का ग्रुप जो है 20-20 हजार सैनिक को मार के गिरा देता था, इतना भयंकर था। लेकिन भाई स्पार्टा अब इतना अच्छा था तो कुछ ना कुछ तो खराब पहलू भी होगा ना भाई, तो चलिए हम उसके पहलू को देख लेते हैं। हालांकि शॉर्ट में अगर हम आपको बता दें तो स्पार्टा क्या था कि शारीरिक शिक्षा बहुत बेहतरीन देता था, स्त्री हो या पुरुष हो सबको सैनिक वाला ना ट्रेनिंग देता था, और इतना भयंकर ट्रेनिंग देता था कि क्या करता था, जब उसका ट्रेनिंग पूरा हो जाता था तो उसको एक जंगल में छोड़ दिया जाता था, वो भी वैसे जंगल में जहां पूरा सियार का जो है ना गुच्छा रहता था वहां पे, ठीक है। उस सियार से उसको बच के अगर वो आ गया यानी कि स्पार्टा का मेंबर बन गया, और नहीं बच के आया तो मरा गया, जाइए अपना। तो इसके जो शिक्षा पद्धति था ना और एथेंस की जो शिक्षा पद्धति था, इस दोनों से प्रभावित था। और सही बात है ना भाई, समाज का प्रभाव तो सब पे पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बिहार इंडिया का थोड़ी था कि उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे यहाँ तो हर आदमी लेजेंड है। अब देखा था प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना का निर्माण दोनों ही गुणों, दोषों और दृष्टिगत रखते हुए किया था, ठीक है। अब एथेंस की शिक्षा पद्धति को थोड़ा देख लेते हैं, क्या है, परिवार का दायित्व। अब देखिए एथेंस में क्या होता है, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, सहायता नहीं करता था, देखिए पाठ्यक्रम 3 स्तर में विभाजित था। अब एथेंस की बात करें तो वहां शिक्षा में जो है राज्य कोई सहायता नहीं करता था, माई बाबूजी पर छोड़ देता था, जितना पढ़ावेला हो पढ़ाओ और नहीं पढ़ावेला हो तो अपना जो करेला हो करो, लेकिन हम शिक्षा नहीं देंगे, ऐसा राज्य था वहां का, एथेंस की सिस्टम थी। अब उसमें प्रथम शिक्षा को देखें तो कहां से कहां तक करवाता था, 6 से 14 वर्ष तक होता था। इसमें पढ़ना लिखना, प्राचीन कवियों का साहित्य, संगीत तथा व्यायाम वगैरह सिखाता था। इसमें सबसे ज्यादा फोकस नहीं लोग व्यायाम पे देता था, इससे ज्यादा स्पार्टा वाला देता था हालांकि। अब देखिए माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो 14 से 18 वर्ष में उसको सोफिस्टिक द्वारा अलंकार शस्त्र, भाषण कला, राजनीति। सोफिस्टिक शस्त्र मतलब समझे, पैसा वाला जो हुआ हमारे यहाँ जो राजा रजवाड़ा हुआ, जो देखते थे ना कि बड़ा बड़ा गुरुकुल में पढ़ने भेजता, वहाँ गरीब गुरुआ को नहीं पढ़ाया जाता था, तो उसी को बोला जाता है सोफिस्टिक वर्ग। वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था, तो भाषण कला, राजनीतिक, अलंकार शास्त्र, यही सब पढ़ाया जाता है, समझे, कुछ अलग नहीं है, वर्ड लिख दिया खाली खतरनाक। अब देखिए तृतीय अवस्था की बात करें तो 18 से 20 साल की बात है, कहता है कि सैनिक शिक्षा देगा, इसके बाद की व्यक्ति को पूर्ण नागरिक अधिकार मिलता है। देखिए सैनिक शिक्षा दे दिया तो भाई उसको अब नागरिक घोषित कर दिया। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें, किसकी, अगर हम एथेंस की पद्धति की बात करें तो एथेंस तो भाई बढ़िया था। अब प्लेटो से तो हमको अभी तक बढ़िया लग रहा है, आप लोग को भी लगेगा धीरे धीरे। देखिए कहता है यह शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास के उपयुक्त थी। क्या बोलता है कि उसके हिसाब से क्या लगता था भाई, उस समय तो थोड़ा एजुकेशन भी कम था ना, आज तो सब एडवांस बनता घूमता है। कहता है यह शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी, परंतु शिक्षा देना राज्य का दायित्व नहीं था, अतः यह राज्य की प्रकृति आवश्यकता के अनुकूल नहीं था। समझ गए, देखिए कितना तेज बन रहा है। कह रहा है कि राज्य अगर शिक्षा नहीं दे रहा है ना तो उस राज्य की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, तो भाई दो तो काहे नहीं दिया था, उस वक्त सोया हुआ था, उस वक्त अभी ज्ञान दे रहा है इधर। अब कहता है स्पार्टा की शिक्षा पद्धति देख लीजिए। स्पार्टा जो था ये पूर्णतः राज नियंत्रित था। हाँ, यहाँ का शिक्षा तो पूर्णतः राज नियंत्रित था, लेकिन आदमी को बौद्धिक क्षमता के लायक कुछ देता ही नहीं था। ये कहता था खाली एकदम मारपीट वाला धूर्धार बनो, किसी से भी लड़ दो, किसी को भी फाड़ दो। कठोर सैनिक प्रशिक्षण, देखे ना, बोले ना पहली लाइन में लिखा हुआ है, कठोर सैनिक प्रशिक्षण देता था, मतलब इतना भयंकर सिखा देता था कि 10-10 गो सीआर से एक आदमी लड़ लेता था। अब सोचिए ना, 150 का ग्रुप था, 20-20 हजार सैनिक को मार के गिरा देता था, ऐसा ही लोग का ट्रेनिंग था। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा निभाता है, बोले थे आपको, स्त्री पुरुष दोनों को शारीरिक शिक्षा देता था, एक साथ देता था, वो भी कोई भेदभाव नहीं। यह राज्य की आवश्यकता और प्रकृति के अनुकूल परंतु मानसिक व बौद्धिक प्रशिक्षण
अपेक्षित था। मतलब कहने का क्या चाह रहा है कि मतलब ये राज्य की आवश्यकता पे देखता था। मतलब राज्य जो सपाटा वाला था ना, ये समुद्र के किनारे बहुत ही छोटा एरिया में था। इसके बगल वाला जो एरिया था वो काफी बड़ा था, वहाँ का शासक सेना ये सब बहुत ज्यादा था। तो ये लोग को सर्वाइव करने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता था। अगर ये लोग इस तरह का मतलब नहीं रहता, दानव जैसा नहीं रहता कि 100 को मारने वाला के लिए नहीं रहता, तो इसको कभी चबा जाता वो देश वाला सब। तो ये लोग अपने आप को इसी तरीके से ढालवे किया था कि जरूरत पड़े तो महिला भी लड़ ले, अब पुरुषों भी लड़ ले, 100 को मार दे। इस तरह का ये लोग अपना कैपेसिटी बनाया हुआ था। तब बात समझ गए कि सपाटा का क्या सिद्धांत था और एथेंस की क्या सिद्धांत थी। चलिए अभी दोनों को देख रहा था। कौन देख रहा था? प्लेटो का देख रहा था, जिसको हम पल्टो बोलेंगे। अब देखिए प्लेटो जो था, ये मतलब आप लोग गड़बड़ा नहीं जाइएगा, प्लेटो ही समझिए। प्लेटो ने एथेंस तथा सपाटा शिक्षा पद्धति के आधार पर अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। ठीक है, इसके हिसाब से अपना शिक्षा बनाया, कुछ नया नहीं कबा रहा है, बस देखते देखते कॉपी कैट कर दिया खाली सब। देखिए प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या कहता है? शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है तथा शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में 2 भागों में बांटता है, प्रारंभिक तथा उचित। देखिए अभी छोटा 2 भाग में बांट दिया, हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। देखिए 2 भाग में नहीं बांटा, यहाँ लिख ना दिया 2 भाग में। देखिए कई गो भाग अभी आता रहेगा, आप देखते चलिए खाली इसको। पगला जाता है 50-60 साल तक आदमी को सिखाता ही रहता है कि तू पढ़ित रहो, पागल कर दो। कहता प्रारंभिक शिक्षा देखिए क्या कहता है, 6 से 20 वर्ष। कब से शुरू कर दिया? 6 वर्ष से। हमारे गांव में अभी तक 10 वर्ष का बच्चा खिलाते रहता है इधर उधर। 6 से 20 वर्ष। कहता प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए एक समान होगी। मतलब देखिए शुरुआत में सबको एक जैसा शिक्षा देगा, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर, सबको देगा। ये तो बहुत अच्छा बात किया। अगर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित कर चरित्र निर्माण करना है। देखिए यहाँ पे अभी क्या कर रहा है? चरित्र निर्माण कर रहा है लोगों का। बच्चा को कहेगा कि ऐसे करो वैसे करो, एकदम चरित्र निर्माण पर खूब फोकस कर रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कहता है 6 से 18 वर्ष। दूसरी पद्धति की अगर हम बात करें तो दूसरी पद्धति जो देता है वो 6 से 18 वर्ष। इसमें विषय क्या रहता है? इसका 2 विषय रहता है, एक व्यायाम और दूसरा संगीत। देखिए बच्चा को गाना भी सुनवाएगा, देख लीजिए इसको। अब कहता है कि अगर हम व्यायाम की बात करें तो कहता है केवल शरीर कसरत नहीं, ऐसे शरीर का निर्माण जिसमें स्वस्थ और शुद्ध मन और साहस रहे। देखिए अभी सिर्फ व्यायाम में ये नहीं खोजता है कि बच्चा हिष्ट पुरुष रहे, क्या क्या खोज रहा है? शारीरिक कसरत नहीं, मतलब शारीरिक कसरत भी करेगा, व्यायाम भी करेगा, शारीरिक कसरत भी नहीं करेगा। ऐसे शरीर का निर्माण करेगा जिसमें स्वस्थ और शुद्ध मन और साहस हो उसमें। अब देख लीजिए भाई साहब को, आपको मान लिया कि अंदर से कमजोर प्रवृत्ति का है तो साहस कैसे उत्पन्न कर लेगा अपने अंदर? हम मान लिए व्यायाम से अपने आप को मजबूत बना लेगा। चलो ठीक है भाई, व्यायाम से साहस पैदा कर रहा है। अब आगे देखिए, कहता है पूर्ण शारीरिक विकास, सहिष्णुता। मतलब सहिष्णुता मतलब होता है कि हर चीज के लिए इक्वली जिस हम हर धर्म को इक्वली देख रहे हैं, मतलब हम धर्म के प्रति क्या है? सहिष्णु है। तो वही बात कहता है, सहिष्णुता, साहस, धैर्य, वीरता के साथ चारित्रिक विकास हो। देखिए खाली व्यायाम से क्या क्या खोज रहा है? पूर्ण शरीर विकास होना चाहिए, साहस भी आ जाना चाहिए, धैर्य भी आ जाना चाहिए, वीरता के साथ जो है चारित्रिक विकास होना चाहिए। भाई तो भगवान ने गॉड गिफ्ट हो सकता है, आम आदमी को शारीरिक आप एक्सरसाइज सिखा के इतना सब कुछ कहां से दे दीजिएगा? अब कहता है मन की शिक्षा के लिए भावनाओं का मस्तिष्क की शक्तियां को जगाता है संगीत, कला और साहित्य। अब देख लिया, इस संगीत से क्या कर रहा है कि मन की शक्ति जगा रहा है। अरे भाई साहब, संगीत सुन के आदमी मधुर हो जाता है और मतलब वो हो जाएगा कि हाँ भाई सब चीज उसको अच्छा लगेगा। दुश्मन बोलेगा गोली मार दे, कहता मार लो, आराम से मार लो, तो वो वाला बात हो जाएगा। कहता है कि मन की शिक्षा के लिए भावनाओं का मस्तिष्क शक्तियों को जगाता है। भाई शक्तियां जगता कैसे है यार? संगीत से। कुछ भी थ्योरी दे दो। अब कहता है चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले कला व साहित्य प्रतिबंध लगाएगा। देख लीजिए उसी समय सेंसरशिप लॉन्च कर रहा था। क्या बोला कि राज क्या करेगा? सेंसरशिप। हमारे यहाँ आओ, थोड़ा भोजपुरी को रोक कर दिखा देता, उस वक्त समझ जाते हैं हम। देखो ना अभी समाजे बर्बाद करने पर लगा हुआ है भोजपुरी। अब कहता है 18 से 20 वर्ष सैनिक शिक्षा की व्यवस्था। अब देख लीजिए 18 से 20 वर्ष में अब क्या किया? वो सैनिक शिक्षा। यहाँ से क्या होता है कि अभी तो हम लोग प्राथमिक शिक्षा देख रहे थे, यहाँ से शुरू हो जाता है उच्च शिक्षा। अब देख लीजिए इसका पगलैती। क्या कहता है? उच्च शिक्षा क्या होता है? 20 वर्ष की आयु से होता है। प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए, परंतु उच्च शिक्षा कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के लिए। 20 वर्ष में डिसाइड कर लेता है ये छोटा कि कौन है पढ़ने वाला, कौन नहीं पढ़ने वाला। अरे भाई हमारे यहाँ देख लीजिए, अभी भी आप सब जानते हैं कि क्या है। देखिए यूपीएससी किसी का 1 बार में क्रैक होता है, किसी को 3 बार में होता है, किसी को 4 बार में क्या होता है। 4 बार वाला क्या 1 बार वाला से कम बुद्धिमान होता है? नहीं ना होता है। ये महाराज एक ही बार में डिसाइड कर लेते थे कौन सैनिक बनेगा और कौन जो है इधर उत्पादक वर्ग में आएगा। देखिए प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए, परंतु उच्च शिक्षा कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के लिए। अब क्या करता था? 20 वर्ष के बाद बौद्धिक एवं क्रियात्मक परीक्षा लेता था। कैसा परीक्षा लेता था? बौद्धिक एवं क्रियात्मक परीक्षा, एक तरह से परीक्षा बोलिए। इसमें जो अनउत्तीर्ण होता था, जो नहीं पास होता था, उसको सैनिक और उत्पादक बना देता। कहता था तुम लाठी लो और बॉर्डर पे जाओ, या नहीं तो जाओ कुछ खाना उना बनाओ, जमीन उपजाओ, कुछ सामान बनाओ जिससे राज्य का पूर्ति हो जाए। देख लीजिए बकलोल बागू। और उसके बाद जो उत्तीर्ण होता था उसको क्या करता था? उच्च शिक्षा की व्यवस्था।
जो उत्तीर्ण हो जाता, जो पास हो जाता था, उसको उच्च शिक्षा देता था। ये तो किस्मते का बात है। जो पास हो गया उसको बना देता था कि आओ तुमको हम शासक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, फलाना चिलाना बना देते हैं। और जो इसमें अनुत्तीर्ण हो गया उसको सैनिक या उत्पादक वर्ग बना देगा। ये तो बहुत अजीब बात हो गया। देख लिया ना, अभी तक ऊपर में क्या बोल रहा था, कितना बढ़िया बात बोल रहा था, यहाँ आके सब उसका खत्म हो गया। अब देखिए उच्च शिक्षा में कहता है 20 वर्ष की आयु में प्रारंभ होगी और उन्हीं योग्य और कुशाग्र व्यक्तियों को दी जाएगी जो भविष्य के आदर्श शासक बनेंगे। क्या बनेंगे भाई साहब लोग? आदर्श शासक बनने की योग्यता रखते हैं। अब शासक का गुण देखिए, ज्ञान व विवेक। शासक का गुण क्या होना चाहिए? उसके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए और विवेक भी होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए कहता है पाठ्यक्रम में ऐसे विषय जो मस्तिष्क को विकसित करते हैं। क्या कहता है? पाठ्यक्रम में ऐसे विषय। अब देखिए कि ज्ञान और विवेक यानी कि शासक का जो गुण होगा ना, उस वाले व्यक्ति को क्या पढ़ाया जाएगा? पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाएगा? विषय में मस्तिष्क को विकसित करने के लिए। समझ गया ना? मतलब ऐसा सब्जेक्ट रखेगा जिससे उसका मस्तिष्क जो है विकसित करेगा। गणित रखेगा, ज्योतिष रखेगा, तर्कशास्त्र रखेगा। अब देख लीजिए आगे का कहानी सुनिए। कहता है 20 से 30 वर्ष यानी कि 10 वर्षों तक इन विषयों का अध्ययन करेगा। किसका? देखिए परीक्षा में असफल, मतलब देखिए 10 वर्षों तक ऊपर हम विषय बता दिए आपको, गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र। क्या करेगा? 10 साल तक तीनों सब्जेक्ट पढ़ेगा। अब देखिए फिर लेगा परीक्षा। इस बार जो परीक्षा में असफल होगा वो साधारण अधिकारी बना देगा। उसको क्या करेगा? कहेगा कि तुम आ जाओ, तुम क्लर्क बन जाओ, तुम डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाओ, तुम जो है शासक बनने के लायक नहीं है। उसको दोबारा मौका भी नहीं देगा कि भाई साहब तुम दोबारा एक बार दे के देखो कहीं तुम पास हो जाएगा। नहीं, एक बार तो छांट दिया कि जाओ तुम सेना बनो, उत्पादक वर्ग बनो, और दोबारा छांट देगा कि तुम साधारण अधिकारी रहेगा, क्लर्क से ऊपर नहीं जा सकता है। अब देखिए उसका दोबारा कोशिश भी नहीं कर सकता है, पढ़ भी नहीं सकता। आगे देखिए परीक्षा में जो सफल हुआ वो 35 वर्ष की आयु तक उसको द्वंद्ववाद सिखाएगा, डायलेक्ट्स सिखाएगा। क्या सिखाएगा? छोटा द्वंद्ववाद सिखा देगा उसको शिक्षा से। अब देखिए 35 साल में भी तो पूरा कर देना चाहिए। नहीं, 35 साल में भी इसका चूल शांत नहीं हुआ है। कहता है द्वंद्ववाद के द्वारा विशुद्ध तत्व का ज्ञान देगा। कौन सी देगा? ये विशुद्ध तत्व का ज्ञान देगा। अब देखिए चोरचिलर को अब कहता है कि सर्वोच्च ज्ञान देगा, शुभ की समीक्षा करेगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही शासन का अधिकारी बन जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इस सब आपको समझ में नहीं आया होगा ऊपर वाला विशुद्ध तत्व। अब देखिए आगे पढ़िए। कहता है उच्च शिक्षा का उद्देश्य शासक अथवा दार्शनिक राजा अथवा संरक्षकों का उत्पन्न करना जिसका राज्य में सर्वोच्च स्थान होगा। 35 वर्ष की औपचारिक शिक्षा के बाद व्यवहारिक अनुभव की बात, मतलब देखिए उसको व्यवहारिकता सिखाने के लिए क्या करेगा? उसको कहेगा कि उसको देह पे को झोला लटका देगा, कहेगा तू निकल। और निकल के कहाँ भेजने का? कहेगा जाओ समाज में जी के देखो कि कैसे समाज में लोग रहता है। अब आप ही बताइए कि ये अब ये बोला था कुछ देर पहले, जो हम आप मेरा लास्ट वीडियो में देखिएगा, इसमें ये क्या बोल रहा था? बोल रहा था इसमें कि कोई एक व्यक्ति जो है वो दूसरे के व्यक्ति, न्याय में बोला था, न्याय का जो सिद्धांत उसमें कहा था कि कोई एक वर्ग जो है ना वो दूसरे वर्ग में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, वो उसके काम देखने के लिए या काम करने के लिए नहीं जाएगा उसका। अब बताइए यहाँ छोड़ दिया कि जाओ सबको देख के आओ, तो भैया ये कैसे जाएगा उसके काम में? तो शासक वर्ग है तो कैसे जाएगा सैनिक वर्ग का काम देखने के लिए? थोड़ा हमको बताइए। तो कुछ से कुछ बोल रहा है, ऊपर कुछ बोल रहा है, नीचे कुछ बोल रहा है, मतलब बोल रहा है हम लोग को पढ़ने के लिए दे दिया। भाई इंडिया वाले भारत वालों को इतना ही था तो हमको दे देता कौटिल्य पढ़ने, अर्थशास्त्र पढ़ने। कौटिल्य का दिया हुआ है तो एगो क्वेश्चन आएगा उसमें से। राजा राम मोहन राय का दिया हुआ है तो उसे क्वेश्चन ही नहीं पूछता है कोनो साल। अरे भाई अजीब हाल है यार, कुछ काम का दो ना यार। प्लेटो अलेटो अरस्तु कौन सी दे देता है, समझ ही नहीं आता। इसी तरह से हिस्ट्री का सिलेबस है, हिस्ट्री में पूछेगा भाई मुगल काल में पूछेगा, ये आबर बाबर झाबर पूछता रहता है यार, गजब हाल है यार। चंद्रगुप्त मौर्य पूछो शान से लिखेंगे, शिवाजी पूछो शान से लिखेंगे यार, भारत के थे। कुछ से कुछ पूछेगा, बाबर पूछेगा। अब देखिए कहता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति का क्या? व्यवहारिक ज्ञान के बिना। देखिए क्या बोलता है प्लेटो? कहता है व्यवहारिक ज्ञान के बिना सैद्धांतिक ज्ञान व्यर्थ है। अब देख लिए मतलब उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है कि लोगों को नहीं समझता होगा तो उसका सैद्धांतिक ज्ञान जो 35 साल पढ़ा है वो बर्बादे है, ऐसे बोल रहा है वो। अब देखिए अब क्या करेगा वो? अब कहता है कि 15 वर्ष अर्थात कब से कब तक? 35 से 50 वर्ष तक संसार या जीवन की पाठशाला में थपेरे और धक्के खाकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था कर दिया। मतलब क्या व्यवस्था कर दिया? जाओ अब तुम एटीएम के लाइन में लगो, मतलब अब अपने यहाँ के जनरेशन की बात करें, एटीएम के लाइन में लगो, पेट्रोल 110 रुपए हो गया, 115 रुपए होने वाला है, उसको झेलो, खाना नहीं मिलेगा, भूखे सो, मतलब ये सब थपेरा खाओ ताकि तुमको पता चले कि आम जीवन कैसा अस्त व्यस्त होता है। अब देखिए 50 वर्ष की अवस्था तक संस्कारिक क्या होता है? संसारिक जीवन की कठोर परीक्षा, लोक व्यवहार तथा शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही राजा तथा शासक वर्ग के अधिकारी बनेंगे। हमको तो ये लगता है कि किसी को 35-40 साल पढ़ा
पढ़ा देगा, उसके बाद कहेगा तुम जाओ समाज में धक्का खा के आओ, तो जाके कहीं मरा ना जाए यार, अजीब हाल है। 50 साल का उम्र में तो कितना आदमी अपने यहाँ के स्वर्गवास होने लग जाता है, अभी 50 साल तक उसको शिक्षा दे रहा है, भाई कब बनेगा उस शासन वर्ग, अजीब किया हुआ है। अब देखिए प्लेटो की शिक्षा की योजना के गुण देख लीजिए, अब थोड़ा कुछ हैं हमारे यहाँ के शिक्षाविद, गुण छांट दिए इसमें से। अब कहता है उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था। देखिए क्या कह दिया, कुछ लोग गुण क्या दे दिया इसमें कि उचित आयु में, मतलब एकदम एग्जैक्ट सही नापा है वो, कि एकदम जिस आयु की बात किया है उसी में उचित शिक्षा की व्यवस्था। प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों, किशोरों, युवाओं तक पौधों के लिए अलग अलग है। हाँ भाई सही बात है, अलग अलग है, तो इसको कुछ अच्छा मान दिया, चलो ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। अब कहता है ये पाठ्यक्रम कुछ विषयों तक सीमित न होकर मानव जीवन के संपूर्ण अनुभव तक फैला हुआ है, मतलब लोगों को ये भी पसंद आ गया कुछ शिक्षाविदों की, 50 साल तक पढ़ाइए। अब देखिए कहता है कि राज नियंत्रण शिक्षा व्यवस्था जिसका उद्देश्य चरित्र में सुधार तथा कर्तव्य भावना की प्रस्तुति है। अब देखिए कुछ लोगों को ये भी पसंद आ रहा है कि चरित्र में सुधार कर रहा है, कर्तव्य की भावना प्रवृत्ति कर रहा है। भाई साहब जब तुम एक आदमी को दूसरे आदमी से कॉन्टेक्ट नहीं करने देगा, ये कहता क्या है कि जो शासक वर्ग है उस शासक वर्ग सैनिक वर्ग से हालचाल नहीं ले सकता है, सैनिक वर्ग के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जो उत्पादक वर्ग है वो सैनिक वर्ग के काम में नहीं जा सकता है। तो भाई एक आदमी, एक सैनिक वर्ग का बच्चा तो यही ना सोचेगा कि भाई मेरा औकात सैनिक वर्ग तक है, वो तो यही सोच पाएगा कि हाँ हमको सैनिक बनना है। वो कभी सोचेगा दार्शनिक राजा बनने का? नहीं सोचेगा ना, कितना ऊपर सोच लेगा भाई। वो देखेगा कि मेरे समाज वाला, मेरे सोसाइटी वाला, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब तो सब वही हैं, सब तो वहीं का वहीं है, मतलब सब एगो कंपनी में काम कर रहा है, सब एगो रोजा, तो यहीं तक सोच पाएगा। तो इसका समाज कभी डेवलप्ड होगा, कभी इसका राज आदर्श राज बनेगा? नहीं बनेगा, नेपोटिज्म होना फैल जाएगा इसके में। अब देखिए अभी तो हम लोग गुण की बात करें तो गुण की बात कर लेते हैं। कहता है कि प्लेटोवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व आत्मीय शक्तियों का विकास अर्थात सर्वांगिक जो विकास करना होगा। अब देखिए भाई सर्वांगिक विकास तो आप बोल तो दिए बड़ा अच्छा से कि भाई शारीरिक दे रहे हैं, मानसिक दे रहे हैं, सर्वांगिक का सभी अंग का विकास है। अरे महान चोट्टा हो यार तुम। सर्वांगिक विकास कब होगा? जब तुम एक आदमी से 15 साल पे एक बार टेस्ट ले लिया, एग्जाम ले लिया, भाई उसको दोबारा मौका देके देखो ना कि वो पास होता है कि नहीं होता है। एक बार किसी को मौका दिया, एक बार तो भगवान भी माफ करते हैं। अब एक बार कोई फेल हो गया, इसका क्या मतलब है कि वो शासक वर्ग से क्या बेवकूफ है? उसके पास भी तो कैपेसिटी है कि वो लड़ सकता है, कर सकता है। नहीं, एक ही बार में फाइनल कर लेंगे भाई साहब। अब देखो कहता है प्लेटो का शिक्षा स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको भी अच्छा लग रहा है कि चलो भाई स्त्री पुरुष सबको समान रखा है, जबकि उस समय की व्यवस्था में अपने सोसाइटी में भी स्त्री को बहुत कम वैल्यू दिया जाता था। ठीक है, यह प्लेटो का क्रांतिकारी विचार है। कैसा? यह क्रांतिकारी विचार है भाई साहब। लाइन लिखने वाले भी लोग खतरनाक थे, लेकिन मानना पड़ेगा। अब कहता है कि दर्शन व बौद्धिक शिक्षा द्वारा आदर्श शासकों का निर्माण। अब देख लीजिए ट्रैक्टर वाला को भी 2 बजे रात में आना था। हम यहाँ क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप लोगों को मतलब सुचारू रूप से मेरा आवाज़ सुनाई दे। ट्रैक्टर वाला आ गया यहाँ पे। अब कहता है दर्शन का बौद्धिक शिक्षा द्वारा आदर्श शासकों का निर्माण। कहता है जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे और राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक नगर राज्यों की बुराइयों का अंत नहीं हो सकता है। अपने यहाँ कईगो मंत्री जो है ये दार्शनिक राजा है, उसे पूछिए कि दार्शनिक राजा क्या होता है, आपको 2 आशीर्वाद देके भगा देगा वहाँ से। यही हाल है। ये कह रहे हैं कि राजा कैसा होना चाहिए? दार्शनिक राजा होना चाहिए। मतलब राजा एकदम दार्शनिक वाला समझ गया ना, पूरा साम्यवाद फॉलो करने वाला होना चाहिए। और राजा कैसा होना चाहिए? दार्शनिक नहीं होगा। मतलब देखिए मतलब कितना मतलब गहराई वाला बात कर रहा है। इतना ना वो डेप्थ लिख दिया कि वो अपने बोलता है कि ऐसा राज कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा। अरे भाई साहब स्वर्ग में होगा तो और पृथ्वी पर लेके क्यों आ गए इसको? अब कहता है प्लेटो ने शिक्षा को जीवन का अल्पकालीन काल न मानकर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना। ये बात तो थोड़ा सा हम भी मान लेते हैं इसका कि क्या कहता है कि शिक्षा को अल्पकालीन नहीं मानता है। चलो ठीक है भाई, हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि देखिए हम लोग अगर पढ़े लिखे परिवार के हैं या फिर हम लोग अगर अब देखिए हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग का सोसाइटी एजुकेटेड हो रहा है। देखिए आज हम लोग के आप देखिएगा कि हम लोग के दादाजी पिताजी जो मतलब ओल्ड एज में हो गए, उनको देखिए कि पढ़ने की प्रवृत्ति अभी भी है, इसलिए वो न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं। तो मतलब ये थोड़ा अच्छा है कि चलो भाई इसके बात में थोड़ा सा वजन लग रहा है यहाँ पे। अब कहता है प्लेटो शिक्षा की योजना की आलोचना है। भाई हम इन्हीं का तो वेट कर रहे थे कि कहाँ हैं आलोचकों लोग यार, इतना भयंकर लिखा है, कुछ बोलो यार। चलिए अब देखते हैं। कहता है उत्पादक वर्ग की शिक्षा का विशेष महत्व नहीं, यह केवल संरक्षकों तथा शासकों के लिए है। एक बड़ा वर्ग उत्पादकों का कृषक, कारीगर, मजदूर है, इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अब देख लीजिए एगो को 50 साल पढ़ाया, उसके बाद क्या कह रहा है कि उसको 50 साल के बाद भी निरंतर पढ़ते ही रहना है। अब वो देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बार जो छटा गया, तुम कारीगर बन गया, मजदूर बन गया, तो अब तुम ससुर के नाते मजदूर कहीं रोटी तोड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम दोबारा शासक वर्ग के लिए सोच नहीं सकता है, तुम दोबारा एजुकेशन नहीं ले सकता है, क्योंकि इसको तो उम्र पे निर्धारित कर दिया है। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप एक बार ग्रेजुएशन या किसी एग्जाम में भगवान ना करे लेकिन अगर गलती से फेल हो गए
क्योंकि यहाँ तो कितना कॉपी चेक होता है आप भी जानते हैं। अब मान लीजिए गलती से आपको क्रॉस लग गया तो क्रॉस लगेगा, आपको कहेगा कि ना तू मजदूर, आप एक्सेप्ट करिएगा? नहीं ना करिएगा। अभी सोच लीजिए, प्लेटो ऐसा सोच विचार का आदमी था। अब कहता है गणित व दर्शन को अधिक महत्व साहित्य की उपेक्षा। अब देख लीजिए भाई, गणित और दर्शन देगा, साहित्य को देगा नहीं। साहित्य जो होता है आदमी को अपनी बात रखने में सपोर्ट करता है, अपनी बातों को लिखने में, दूसरे की बातों को समझने में इतना सपोर्ट करता है। नहीं भाई साहब गणित बनाएंगे। अब दार्शनिक राजा जोड़ेगा कि इधर 2 गो रोड बनाए, इधर 2 गो रोड बनाए, 2 + 2 4 गो रोड बना दिए, 4 लाइन बन गया। स्क्वायर मीटर क्या होता है नहीं पता उसको, ये बात को बताना कैसे वो भी नहीं पता, बस 2 × 2 4 बताएगा वो, समझ गया। अब देखिए कहता है कवि और कलाकारों को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास। अब देख लीजिए लहरियासराय को, कवि और कलाकार को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास। आप खुद सोचिए, क्या कोई कवि, क्या कोई राइटर या कोई आर्टिस्ट को अगर आप एक सीमित कर दिया कि नहीं तुम इसके बाहर दायरा में जा ही नहीं पाओगे, तो क्या वो कुछ नया कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। आप जैसे उसको घेर दीजिएगा तो कैसे स्वतंत्र होगा ही नहीं, तो क्या सोचेगा? क्या उसको लगेगा कि एक ही काम करना है वही करेगा? स्वतंत्र होगा नहीं तो कुछ अलग कर नहीं पाएगा। मोनालिसा पेंटिंग देख लीजिए, उसको पकड़ के कहते कि नहीं तुम मोनालिसा बना ही नहीं सकता है, तो बना पाता नहीं ना बना पाता। तो यही बात है। अब कहता है कि राज्य नियंत्रित, राज्य संचालित शिक्षा जो वास्तव में व्यक्ति के विकास के लिए नहीं बल्कि राज्य के विकास के लिए है। क्या कहता है कि राज्य का नियंत्रण। अब सोचिए आप कि भाई साहब अब हमारा राज्य बहुत डेवलप्ड है, आदमी का वहाँ का कोई मतलब ही नहीं है, आदमी में कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। जैसे अभी हम आपको नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया कहता है कि हम बहुत सुदृढ़ हैं, हमारा शासन बहुत अच्छा है, लेकिन आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वहाँ के नागरिक का क्या बुरा हालात है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? भाई जब वहाँ का नागरिक नहीं अच्छा है तो तुम बहुत बड़का शासन बन के, बहुत तानाशाह बन के क्या उखाड़ लोगे? भाई जब तक लोग डेवलप्ड होंगे तब ना राज डेवलप्ड होगा जी। अब लोग डेवलप्ड नहीं है, राज बहुत बढ़िया चल रहा है, तुम एगो को बहुत वीरता दे रहे हो, अमीर को अमीर बना रहे हो, गरीब को और मार रहे हो, तो ये कहाँ से अच्छा है? कहीं से ठीक नहीं है। अब कहता है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था बहुत लंबी तथा अत्यंत खर्चीली है। सही बात है भाई, ये 50-60 साल तक आदमी पढ़ता ही रहेगा तब तो हो गया। आदमी बाकी का जिंदगी क्या जिएगा बताइए? आप 60-65 साल तो आदमी का एवरेज उम्र होता है। 35 वर्ष धनी व्यक्ति, मतलब देखिए 35 वर्ष तक, मतलब उसको तो 35 वर्ष तक तो पढ़ना है और उसके बाद 15 साल तो उसको थपेड़ा खाना है सोसाइटी में। इतना इसके लिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति को ऑलरेडी धनी होना चाहिए। अब आदमी के पास इतना पैसा रहेगा ही तो वो ऐसा जिंदगी काहे जिएगा? तो छोड़ देगा दार्शनिक राजा का, कहेगा नहीं हम सैनिक वर्ग अच्छे हैं, या मेरे पास पैसा है हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। सिंपल बात समझ रहे हैं कि नहीं आप समझ रहे हैं? अब कहता है 6 से 35 वर्ष की आयु तक शिष्य बने रहने वाले। अब देखिए 6 से 35 वर्ष तक आयु, 35 वर्ष तक आदमी क्या होता है? मैच्योर हो जाता है, उसके बाल बच्चे हो जाते हैं, उसके बाल बच्चे इतने बड़े होने लगते हैं कि अब आदमी उनके फ्यूचर का सोचने लगता है। और यहाँ पे पलटो साहब जो है, मतलब प्लेटो साहब, वो क्या कह रहे हैं कि 35 साल के आयु तक वो शिष्य ही बना रहेगा। कैसा लगेगा आप खुद सोचिए? 35 साल का बूढ़ा रहेगा एगो, वो भी पढ़ता रहेगा, 5 साल का बच्चा भी पढ़ता रहेगा, कैसा लगेगा? बेवकूफ जैसा बात करता है। कहता है रहने वाले व्यक्तियों की नवीन कार्यों के प्रति उत्साह कम हो जाएगा। सही बात है ना, एक के बात को इतना बार देखेगा कि नया करने का सोचेगा ही नहीं, उसके दिमाग में अपने 50 साल का पूरा एक्सपीरियंस भरा रहेगा, वो नया कभी नहीं सोचेगा। और कहता है आत्मनिर्भरता की समाप्ति हो जाएगी। हाँ, आत्मनिर्भरता की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसको हर वक्त डिपेंडेंसी लगेगा। वो 35-40 साल तक दूसरे पे क्या होगा? डिपेंड ही रहेगा, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ रहा है, शिक्षक पे डिपेंड रहेगा, उसको सिखाने वाले पे डिपेंड रहेगा। भाई ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ शासक नहीं बन सकता। सिंपल सा है, कैसे बनेगा? आप ही सोच के देखिए। अब आदमी को 35 साल तक आप दूधे पिलाते रहिएगा, एक्सपेक्ट करिएगा कि एक के बार 36 साल में एक के बार तीर कमान लेके पहुंच जाएगा, कैसे पॉसिबल है? 35 साल तक दूध पिलाएं तो 10 साल तक उसको पैर पे खड़ा होने में लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर प्लेटो का जीवन दृष्टिकोण निराश उत्पन्न करने वाला था, उसका दृष्टिकोण सही बात है भाई, कैसा अव्यवहारिक बात करता है वो। वह स्थिति प्रग की तरह जीवन बिताने का निर्देश देता है। यह शिक्षा उच्च वर्ग के दार्शनिक शासकों को ही लाभ पहुंचाती है। बात समझ आया? उच्च वर्ग मतलब बहुत पैसा वाला लोग रहेगा तभी उसका शिक्षा प्राप्त कर सकता है और तभी दार्शनिक राजा बन सकता है। लेकिन अमीर आदमी को देखें इतना मेहनत करते हैं, आप कभी नहीं देखते हैं, वो कभी इतना मेहनत नहीं करेगा भाई, उसके पास पैसा है, वो खुशी जिंदगी जी सकता है। अब महत्व की बात करें, कहता है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियों के बावजूद यह अपने समय की दृष्टि में पर्याप्त आगे और मानव के सर्वांगीण विकास के ध्येय मानकर चलती है। प्लेटो ने शिक्षा पर जो बल दिया है तथा शिक्षा पर जो व्यापक महत्व बताया, उसके लिए संसार उस शिक्षा शास्त्री का सदैव ऋणी रहेगा। हम तो नहीं रहेंगे भाई साहब। आप लोग को लगता है कि आप लोग ऋणी रहेंगे तो आप लोग रह सकते हैं, ठीक है। उसने ही सर्वप्रथम शिक्षा को आजीवन चलाने वाली प्रक्रिया बताया। ये तो सबसे खत्म बात है भाई, तुम ऐसा काम करो ना, ऐसा शिक्षा लाओ कि आजीवन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। एक आदमी आजीवन पढ़ता क्यों रहेगा यार? अजीब हाल है। तथा यह भी शासन एक कला है। इस कारण ये देखिए, ये तो सबका, हमको तो इसका सबसे भयंकर बात ये लगता है, इसको कुछ नहीं समझ में आएगा ना तो बोलेगा ये कला है। अभी देखिए, आप मेरे न्याय वाला टॉपिक में देखिए, न्याय में भी बोला कि न्याय जो है वो मनुष्य की एक कला है। अरे भाई साहब, सब कले है, कला पे प्रतिबंध लगा दिए हो।
क्या पगलैती कर रहे हो? कहता है इसी कारण शासनकार को सर्वाधिक योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। भाई इतना अनुभव, 50 साल अनुभव, पागल बना रहे हो? इतना कौन अनुभव लेके बैठता है? चलिए, अगर आप लोगों को भूत प्रेत से बचे रहना है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने मन से, ठीक है। ओवरऑल आप बात को समझ गए होंगे। मैं लास्ट में आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मतलब आप इतना निगेटिव होकर आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव होकर लिखेंगे। अब हमारे शिक्षाविदों ने, हमारे यहाँ के लोगों ने क्या किया है कि बना दिया, ऐसा प्रणाली बना दिया, ऐसा शिक्षा व्यवस्था बना दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। अब जो भी है लिखना तो पड़ेगा ही ना आंसर, आप लोग सब समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आज जो है हम विदा लेते हैं आपके साथ। होप आपको जो सेशन है एंजॉयबल रहा होगा, और भूत प्रेत से बचने के लिए जो है आप लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।